वी ऑल्सो हैड अ केमिकल प्रेगनेंसी, वो भी एक तरह का वेरी अर्ली मिसकैरेज होता है। लोग नहीं कर रहे, AMH टेस्ट आजकल करते हैं जिसमें हम के बारे में पता लग जाता है। IUI में वो स्पर्म का सैंपल वॉश कर देते हैं। और डाइट में मैं आपको आज 5 चीज़ें बता देती हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर ये वो 5 चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेना, आई एम श्योर कि वो नेचुरली ट्राई कर रहा है या किसी भी ट्रीटमेंट से कर रहा है, वो 100% सक्सेसफुल होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं हूं फाउंडर ऑफ मेकमाईडाइटप्लान.com का। आज हमारा एपिसोड 4 है और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ईशा शर्मा, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो कि इंडिया के टॉप 5 बेस्ट फर्टिलिटी कोचेज़ में से एक हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर ईशा से और समझते हैं उनकी जर्नी के बारे में। डॉक्टर ईशा, प्लीज़ वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप मैम? थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर। एंड आज हम जो भी बातें करेंगे, आई एम श्योर ये लोगों की बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली उन कपल्स के लिए जो इस जर्नी में हैं, जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आई एम ग्रेट टुडे। मैं एक सवाल अपने सारे मेहमानों से, अपने सारे गेस्ट से पूछता हूँ कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप उस प्रोफेशन में क्यों हैं? मतलब व्हाई यू आर अ फर्टिलिटी कोच? दिस इज़ अमेजिंग टू आस्क मी, बिकॉज ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और आई थिंक अगर आज आप अभी से 5 साल पहले सोचो तो कभी ऐसा कोई प्रोफेशन था ही नहीं। फर्टिलिटी कोचेज़ नहीं थे, सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे। तो ये जो जर्नी हुई स्टार्ट, ये मेरी खुद की जर्नी से ही इंस्पायर्ड है। एज दिस प्रोफेशन इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय माई ओन जर्नी। अगर आप मेरी क्वालिफिकेशंस की बात करो तो आई एम अ डेंटिस्ट, मैंने BDS किया है। उसके बाद मैंने MBA किया है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। आफ्टर दैट मुझे बहुत इंटरेस्ट था न्यूट्रिशन साइंस में, तो मैंने एक डिप्लोमा भी किया न्यूट्रिशन में। तो इनिशियली आई वाज हेल्पिंग पीपल विद वेट मैनेजमेंट, वो सब थोड़ा बहुत। आई यूज्ड टू हेल्प माय फ्रेंड्स, उन फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स, ऐसे चल रहा था। इट वाज गोइंग स्मूथ। सो बिकॉज आई वाज ऑल्सो MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, so I was also working in hospitals as a manager. मैंने एक गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स हॉस्पिटल नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस है, फर्स्ट IVF नॉर्थ इंडिया का उसी हॉस्पिटल में हुआ था। वहाँ पे भी काम किया ऑलमोस्ट 1 ईयर। देन आई वाज ऑल्सो वर्किंग इन कंसल्टिंग फर्म्स। तो जर्नी चल रही थी, इट वाज गुड। देन आई गॉट मैरिड, आई मूव्ड हेयर, इंदौर आ गई मैं। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड प्लानिंग बेबी, बट देन हमने कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस की, मिसकैरेज हुआ। सो इट ब्रोक मी कम्प्लीटली। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, मैंने कुछ बिकॉज मैं हॉस्पिटल लाइन से भी थी, मुझे आइडिया भी था कि हाउ थिंग्स वर्क, राइट। आपको अपनी डाइट पे भी काम करना है, ओवरऑल माइंडसेट पे भी काम करना है, नॉट जस्ट एज अ वुमेन बट ऑल्सो एज अ कपल। तो मैंने वो प्रिंसिपल्स जो मैं पहले अप्लाई नहीं कर रही थी अपनी लाइफ में, आई वॉज टेकिंग इट, मतलब इतना सीरियसली नहीं थी उन चीज़ों को लेके, तो मैंने उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। जब मैंने अप्लाई किया तो रिजल्ट्स आए एंड वी गॉट प्रेग्नेंट। फिर 9 मंथ्स की जर्नी में भी सब न्यूट्रिशन और उस पर फोकस किया एंड इट वाज अ हेल्दी प्रेगनेंसी। और थ्रू आउट हम डिलीवरी भी बहुत अच्छी हुई, सब कुछ, नो कॉम्प्लिकेशंस फेस्ड। तो जब मैं उस जर्नी में थी और जब मैं चैलेंजेस फेस कर रही थी, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। मैं किससे इतने क्वेश्चंस पूछूं? गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी आप जाते हो तो वो आपके क्लिनिकल केयर पे ही फोकस करते हैं कि ये मेडिसिन है, ये प्रोटोकॉल है, आपको ये फॉलो करना है। बट उस टाइम आपके माइंड में बहुत सारे और क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मुझे ऐसे करना चाहिए, क्या मुझे ये खाना चाहिए, क्या मुझे ये एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में इतने इमोशंस हैं तो मैं वो किससे डिस्कस करूं? तो ये क्वेश्चंस उस टाइम मेरे माइंड में रहते थे। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कोई बात करने के लिए नहीं है। तो जब मैं अपनी प्रेगनेंसी में थी उस टाइम मैंने ये चीज़ सोची थी कि एक बार मेरा बेबी हो जाएगा तो मैं शेयर करूँगी अपनी जर्नी लोगों के साथ कि मैं ये चैलेंजेस फेस कर रही थी। तो वही हुआ, मैंने ये जर्नी शेयर की कि मेरे को इतने चैलेंजेस आए, मैंने ये किया इसको ओवरकम करने के लिए। तो मिलियन ऑफ वुमेन दे रीच्ड आउट टू मी, उन्होंने रिलेट किया मेरी जर्नी के साथ। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने रियलाइज़ किया कि बिकॉज आई एम क्वालिफाइड इनफ, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस भी है, एंड फर्टिलिटी कोच जो थे US कनाडा में बहुत पॉपुलर थे। सो आई थॉट कि इंडिया में भी इस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए मैं फर्टिलिटी कोचिंग की लाइन में आई एंड ऑलमोस्ट अब 1.5 ईयर हो गया एंड आई एम हैप्पी एंड आई थिंक ओवरवेल्म्ड टू से दैट कि विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 1.5 ईयर, मतलब मोर देन 1000 वुमेन कनेक्टेड विद मी एंड उनकी हेल्प की एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए ड्यू टू द जो भी मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, जो भी मैं उनको अप्रोच बताती हूँ। सो इट इज़ बीन गोइंग गुड। और गायनेकोलॉजिस्ट के साथ भी कोलैब किया ऑल ओवर इंडिया। तो जो भी अब फर्टिलिटी कोचिंग का मतलब सिर्फ ये डाइट और ये नहीं, इट इज़ अ ओवरऑल
ओवरऑल एस्पेक्ट है जो आपको कवर करना है, जिसमें आप एजुकेशन भी क्रिएट करते हो, आप डाइट एस्पेक्ट भी हेल्प करते हो, आप इमोशनल वेलबींग पे भी फोकस करते हो. सो इट्स बीन गोइंग गुड सो नाउ. एक सवाल जैसे मेरा इस पे है कि सपोज कोई जब कंसीव करना चाह रहा है, कोई चाह रहा है टू गेट प्रेग्नेंट, तो ऐसी क्या बेसिक प्रिपरेशंस होती हैं या कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो किसी को Right. करना चाहिए फॉलो? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना, बिकॉज अभी तक मैंने क्या देखा है कि लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे. मैंने भी नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी. पहले तो आपकी बॉडी का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो कंसेप्शन, हमारा एक्चुअली गोल सिर्फ कंसेप्शन नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है. हमारा गोल एक हेल्दी प्रेगनेंसी है. तो उसके लिए आपकी बॉडी का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. तो प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी एटलीस्ट 3-4 मंथ्स एज अ कपल आपको डाइट पे अपनी काम करना है. एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है. आपको अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है. आजकल का लाइफस्टाइल कैसा है, टाइम पे नहीं सोना, मोबाइल यूज़ बहुत बढ़ गया है, स्क्रीन यूजेज बढ़ गई है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. तो ये चीज़ों को हमें 3-4 मंथ्स एज अ कपल फोकस करना है. स्ट्रेस को मैनेज करना है. स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत ज़्यादा है. अब ऐसा तो है नहीं कि हम स्ट्रेस फैक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं. काम का भी स्ट्रेस रहता है, मतलब हाउस होल्ड कोर्स का भी स्ट्रेस रहता है. उसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, वो आपको प्लानिंग करनी है बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी एटलीस्ट 3-4 मंथ्स, ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहे, आपकी फिजिकल हेल्थ भी स्टेबल रहे. तो जब आप ये प्रिपरेशंस करते हो 3-4 मंथ्स, तो आपका जो नेक्स्ट आने वाला टाइम है, बिकॉज हम बोलते हैं कि 12 मंथ्स का पीरियड है जब एक कपल को नेचुरली ट्राई करना है. मिनिमम 12 मंथ्स एक कपल को करना है नेचुरली ट्राई. अगर वो बिलो 35 है, अगर अबव 35 ईयर्स ओल्ड हैं तो 6 मंथ्स का पीरियड देते हैं हम. तो वो अगर आप प्रिपरेशन फेस करते हो तो वो 12 मंथ्स में उनके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं नेचुरली. इसके अलावा उनको कुछ बेसिक टेस्ट भी करवाने रहते हैं. यूजुअली क्या होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप 1 ईयर वेट करो, अगर नहीं होता है तो फिर वील डू सम टेस्ट. बट बिकॉज हमारा डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, तो मैं यूजुअली जो ये टेस्ट हैं, बेसिक टेस्ट एटलीस्ट आपके, वो पहले ही सजेस्ट कर देती हूँ कि आप प्रोएक्टिवली ये टेस्ट करवा लो, ताकि आपको अगर कोई एक्शन लेना हो, कुछ डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आपकी पहली फुलफिल हो जाएगी. आपका वो टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा. तो बेसिक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो बेसिक आपके बॉडी टेस्ट हैं, अगर मैं फीमेल एस्पेक्ट से बात करूँ तो उसमें आपको एक तो आपका CBC काउंट, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन एंड ऑल पता होना चाहिए. आपका थायराइड प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए. लिपिड प्रोफाइल, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपको पता होने चाहिए. फिर अगर हार्मोनल में हम बात करें तो प्रोलैक्टिन आपको एक हार्मोन होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए. देन हम एक AMH टेस्ट आजकल करते हैं जिसमें हमें एग रिजर्व के बारे में पता लग जाता है. अगर एग रिजर्व कम है देन वी हैव टू टेक द डिसीजन कि अब हमें कितना टाइम और वेट करना है नेचुरल कंसेप्शन के होने के लिए. क्योंकि आपका एग काउंट अगर रैपिडली फॉल हो रहा है तो आपके चांसेस जो है विद ट्रीटमेंट ऑल्सो रिड्यूसेस, एक क्वालिटी भी कम हो जाती है. तो AMH काउंट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा आपके विटामिन D और B12 के लेवल्स, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज ये भी आपकी फर्टिलिटी को डिटर्मिन करते हैं. और अगर मेल्स की हम बात करें जो उनको बेसिक टेस्ट कराने हैं, एक तो बेसिक जो बॉडी चेकअप है, आप CBC करवा लो अपना, आपके विटामिन D B12 लेवल्स करवा लो. उसके अलावा उनका सीमेन एनालिसिस रहता है. सीमेन एनालिसिस में हम लोग चेक करते हैं कि स्पर्म का काउंट क्या है, मोटिलिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है. तो ये आपके बेसिक टेस्ट हो गए. अगर किसी फीमेल को कुछ हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि PCOS है, या पहले से ही शी सफरिंग फ्रॉम थायराइड, या उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो उसमें फिर हम एक हार्मोनल टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, जिसमें हमारे FSH, LH, एस्ट्रोजन, ये डे 2 ऑफ पीरियड्स पे हम करवाते हैं. और एक प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स होते हैं बेसिकली आपके जो नेक्स्ट पीरियड्स आने वाले हैं उससे 7 डेज बिफोर, जिसको डे 21 भी कहते हैं, बट सब में सेम नहीं होता. तो यूजुअली 7 डेज बिफोर हम उसको टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं. और अगर हस्बैंड्स के सीमन एनालिसिस में कुछ इश्यूज़ आते हैं, सपोज उनका काउंट अच्छा नहीं है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, मॉर्फोलॉजी नहीं आती है सही, तो पहले हम उसको डाइटरी और सप्लीमेंट्स के थ्रू करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. 3 मंथ्स का टाइम लगता है इसमें करेक्शन में. अगर वो नहीं हो पाता है करेक्ट, 72 से 90 डेज़ में नहीं करेक्ट हो पा रहा, तो फर्दर टेस्टिंग होती है. फिर उसमें उनके भी हार्मोनल टेस्ट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स टेस्ट होते हैं, FSH टेस्ट होता है. देन वी ऑल्सो सी फॉर अगर अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत है, कुछ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है. तो ये सारे जो आपके टेस्ट हैं ये हमें करवा के देखने पड़ते हैं बेसिक. एंड प्रेपरेटरी फेज में तो मैंने आपको बता ही दिया कि 3-4 मंथ्स प्रायर आपको तैयारी रखनी पड़ती है फॉर प्लानिंग बेबी. सो IUI एंड IVF ट्रीटमेंट्स होते हैं, राइट. तो मतलब ये कब इसकी ज़रूरत आती है, या कब ये समझ में आता है कि हमको
जी। अब इस ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए और जी। स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से मिलना चाहिए? पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि आईयूआई एंड आईवीएफ क्या है। आईयूआई को बोलते हैं हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन एंड आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आईयूआई की अगर मैं बात करूं, उसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, जो स्पर्म का सैंपल है उसको डायरेक्टली इन्फ्यूज़ कर देते हैं फीमेल के यूट्रस के अंदर, तो चांसेस जो हैं वो कंसेप्शन के बढ़ जाते हैं। बेसिकली डॉक्टर्स के ही ऑफिस में ये रहता है, ये प्रोसीजर डॉक्टर ऑफिस में ही होता है। वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू मॉनिटर करते रहते हैं कि फॉलिकल, जैसे अगर फॉलिकल की मैं बात करूं तो वो क्या है, फीमेल ओवरीज जो हैं उसमें फॉलिकल्स रहते हैं। फॉलिकल्स के अंदर पोटेंशियल एग्स रहते हैं जो आगे चल के स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं और वो बेबी बनता है। तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर उसको मॉनिटर करता है कि कब फॉलिकल बड़ा हो रहा है और कब फॉलिकल फूट रहा है जिसमें से एग निकल रहा है। एग अब कहाँ पे है, ट्यूब के अंदर। फीमेल का अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझो तो उसमें ओवरीज रहती हैं, ट्यूब्स रहती हैं, यूट्रस रहता है, ठीक है। तो अब डॉक्टर ने आईयूआई के दौरान क्या किया, यूट्रस के अंदर ही स्पर्म्स को इंसेमिनेट कर दिया और स्पर्म्स ने अब जाके वहाँ पे जो आपकी ट्यूब में आपका एग पड़ा है उसी के साथ फर्टिलाइज होना है, ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग के थ्रू होता है डॉक्टर के ऑफिस में। अब ये किन केसेस में रिकमेंड होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई कपल ऑलमोस्ट 1 ईयर से ट्राई कर रहा है ना, हेल्दी कपल्स कर लेते हैं, 90% कपल्स कंसीव कर लेते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ ट्राइंग। लेकिन अगर ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, नहीं हुआ कंसीव, ठीक है, उसके बाद या फिर कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, मतलब हमें कोई रीज़न ही नहीं समझ आ रहा कि क्यों इस कपल की मतलब कंसीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हस्बैंड के भी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हमने मेडिसिन दे के भी देख लिया लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा, तो उन केसेस में आईयूआई करवा के देख सकते हैं। दूसरे केसेस होते हैं अगर मेल्स के कुछ स्पर्म मोटिलिटी इश्यूज है, माइनर, मेजर नहीं, माइनर कुछ मोटिलिटी इशू हैं। तो मोटिलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज स्पर्म को एक प्रॉपर स्पीड चाहिए। आपके सर्वाइकल कैनाल, मतलब कि अगर नॉर्मल नेचुरली बेबी प्लान करना है तो उसको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है सर्वाइकल कैनाल से ट्यूब तक। तो अगर आप मान के चलो तो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो 100-200 किलोमीटर है, उतना ही इक्विवेलेंट उस स्पर्म के लिए, वो छोटे से सेल के लिए। तो जब अगर माइनर मोटिलिटी इश्यूज हैं तो जब आप आईयूआई करवाते हो, आईयूआई में वो स्पर्म का सैंपल वॉश कर देते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स को वो इंजेक्ट करते हैं। तो अच्छे स्पर्म जो हैं चांसेस होते हैं कि वो ट्यूब में पड़े एग को जाके फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। तीसरा जो होता है जिसमें हम आईयूआई करवा सकते हैं, अगर फीमेल को ओव्यूलेटरी इश्यूज हैं, ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, तो उनमें डॉक्टर्स फिर थोड़ा सा मेडिकेशन भी देते हैं और मॉनिटर तो करते ही हैं वो अल्ट्रासाउंड में कि कब एग रप्चर हो रहा है, और उसको टाइम करके वो आईयूआई कर देते हैं, तो उन केसेस में भी हमें सक्सेस मिलती है। चौथा होता है कि अगर किसी को, फीमेल को सर्वाइकल डिस्चार्ज नहीं होता, अगर किसी, यूजुअली ओव्यूलेशन के टाइम पे सर्वाइकल डिस्चार्ज होना ज़रूरी होता है, तो वो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, एक पैसेज क्रिएट करता है स्पर्म के लिए कि वो जाके ट्यूब में पड़े एग को फर्टिलाइज कर दे। लेकिन अगर किसी फीमेल को वो डिस्चार्ज ही नहीं है बिकॉज ऑफ वन और दी अदर रीजंस, कई बार हार्मोनल इश्यूज, एस्ट्रोजन लो होने की वजह से भी वो होता है, तो भी आईयूआई जो है वो सक्सेसफुल रहता है उन केसेस में। तो आईयूआई का बस ये है कि 3-4 साइकिल्स मिनिमम आईयूआई के पेशेंट को लेने चाहिए कंसेक्यूटिव, क्योंकि फर्स्ट साइकिल का सक्सेस रेट 10-20% ही रहता है। 3rd-4th साइकिल तक, बिकॉज डॉक्टर्स आर ऑल्सो मोर अवेयर, तो वो बेटर मॉनिटरिंग करते हैं, थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज करते हैं, तो 3-4 साइकिल्स में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते हैं। 3rd-4th साइकिल तक सक्सेस रेट 40% जाता है, 30-40%, ठीक है। अब आते हैं आईवीएफ के ऊपर। आईवीएफ मैंने आपको जैसे बताया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पर्म का सैंपल भी लेते हैं और एग का सैंपल भी बाहर ही लेते हैं, मतलब उसको एग रिट्रीवल करते हैं फीमेल बॉडी से, और उसको लैब में हम फर्टिलाइज करवाते हैं, लैब के अंदर। तो या अब इसमें कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं, इक्सी मेथड होता है जिसमें डायरेक्टली स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये काफ़ी, इसका सक्सेस रेट बेटर है देन आईयूआई, आई वुड से कि 50-60% है फॉर द कपल्स हु आर बिलो 35। ये हम उन कपल्स में करवाते हैं जैसे कि अगर आईयूआई सक्सेसफुल नहीं हुआ, 3-4 साइकिल्स आप आईयूआई के ऑलरेडी ले चुके हो एंड इट इज़ नॉट सक्सेसफुल। दूसरा, अगर किसी को अगेन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या इशू है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, उन केसेस में भी करवाते हैं। अगर किसी फीमेल के ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, उन केसेस में आईवीएफ इज़ द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर वो लैप्रोस्कोपी से ट्यूब्स ओपन नहीं करवाना चाहती, एज बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि ट्यूब ही ब्लॉक्ड है तो अंडा तो ट्यूब में ही पड़ा है ना,
तो अगर वही ब्लॉक्ड है तो वो कैसे फर्टिलाइज होगा? तो ट्यूबल ब्लॉकेजेस के केसेस में भी आईवीएफ रिकमेंड होता है। एंड लास्ट जो है, अगर मेल का जो स्पर्म मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी काउंट बहुत कम है तो उन केसेस में भी आईवीएफ जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि लैब में फर्टिलाइज होना है तो वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पर्म चूज करते हैं। सो दिस इज हाउ आईयूआई एंड आईवीएफ कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड। जी। सो जैसे अभी आपने ओव्यूलेशन के बारे में बताया, तो ओव्यूलेशन को ट्रैक करने का क्या तरीका होता है? जी। या जो ओव्यूलेशन साइकिल होता है वो डाइट से या कुछ चीज़ों से भी अफेक्ट होती है क्या? एब्सोल्युटली। सो ओव्यूलेशन ट्रैक करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हमारे लिए घर पे अगर हम नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, वो ओव्यूलेशन ट्रैक करना सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज अगर आपका ओव्यूलेशन ही प्रॉपरली ट्रैक नहीं होगा तो आपके चांसेस जो नेचुरल कंसेप्शन के हैं वो नहीं आएंगे। बिकॉज ओव्यूलेशन एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे वुमेन के कंसीव करने के, प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। ओव्यूलेशन का मतलब है कि उसका एग रिलीज़ हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है और वो ट्यूब में पड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम। सो ये उनको मतलब वुमेन को ये बताऊंगी पता मैं, नहीं मैं आपको बताऊंगी कैसे पता चलेगा। Okay. ठीक है। और एग जो है ना वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए पड़ा है, 12 से 24 आवर्स। Okay. हाँ, अगर वो 12 से 24 आवर्स में स्पर्म ने उस एग को नहीं ढूंढा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब कैसे ट्रैक करना है घर पे? घर पे ट्रैक करने के लिए एक तो आपको अपने पीरियड्स की डेट्स पता होने चाहिए लास्ट फ्यू मंथ्स की। ठीक है, 3-4 महीने से आप अपने पीरियड्स ट्रैक करो। आप कोई भी ऐप यूज़ कर लो, आजकल बहुत सारी ऐप्स आती हैं, फ्लो ऐप, माई कैलेंडर, अगर आईफोन यूज़ करते हैं उसमें हेल्थ ऐप आती है, तो आप उसमें अपने पीरियड्स की डेट्स डालिए। ठीक है, तो जब आप पीरियड्स की डेट डालेंगे वो आपको एक फर्टाइल पीरियड प्रिडिक्ट करके देता है, खुद प्रिडिक्ट करके देगा वो आपको। तो जो भी वो आपको फर्टाइल पीरियड प्रिडिक्ट कर रहा है उन डेज पे जो कपल है उसको इंटीमेट होना है ऑल्टरनेट डेज पे। ये फर्स्ट वे है कि आपने उस ओव्यूलेशन जो पीरियड है, फर्टाइल पीरियड, देखिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करना कि जिस दिन अंडा रिलीज हो रहा है उस वो तो है ही, उस दिन पे तो करना ही है, लेकिन जो 3-4 दिन लीडिंग अप टू ओव्यूलेशन होते हैं, मतलब उससे 3-4 दिन पहले, उसमें भी चांसेस बहुत हाई होते हैं प्रेगनेंसी के। बिकॉज स्पर्म जो है वो यूट्रस में मिनिमम 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो सपोज अगर किसी लेडी का ओव्यूलेशन कल हुआ, ठीक है, और 2 दिन पहले उसका इंटीमेसी हुई हस्बैंड के साथ, तो स्पर्म होगा यूट्रस में और वो जाके उस एग को कैच कर लेगा। ठीक है, तो जब आपने ऐप के थ्रू ट्रैक किया तो वो 4-5 दिन जो भी आपको दिखा रहा था फर्टाइल पीरियड, उसमें आपने इंटीमेट होना है। अभी क्या है, ऐप कभी कभी गलत भी हो सकती है बिकॉज ऐप तो एक प्रिडिक्शन है और बॉडी का कुछ नहीं पता, कभी ओव्यूलेशन थोड़ा लेट हो जाए या कभी ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए। तो सिर्फ ऐप पे रिलाई नहीं करना, हमको कुछ बॉडी साइंस को भी ट्रैक करना है एज अ वुमेन। तो क्या साइंस होते हैं वो? फर्स्ट, इस टाइम पे जो डिस्चार्ज होता है वजाइना से डिस्चार्ज, जो मैं आपको आईयूआई के टाइम पे बता रही थी, सर्वाइकल म्यूकस, वो अगर आपका स्ट्रेची वाटरी अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो एक साइन है ओव्यूलेशन का। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि मेरा डिस्चार्ज है तो डेफिनेटली ये मेरा फर्टाइल पीरियड चल रहा है। दूसरा साइन जो होता है, पेट में दर्द होता है कुछ वुमेन को, सबको नहीं होता, कुछ वुमेन को मिड साइकिल में थोड़ा सा पेट में दर्द होता है लेफ्ट या राइट साइड, तो वो भी एक ओव्यूलेशन का साइन रहता है। थर्ड साइन जो होता है कि आपका बेजल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। बेजल बॉडी टेम्परेचर कैसे हम करते हैं? आप कोई भी डिजिटल थर्मामीटर लो, आपको रोज़ एक ही टाइम पे, जैसे हम सुबह उठ के अपना टेम्परेचर नोट करेंगे, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा है 96 डिग्रीज या 97 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, तो ओव्यूलेशन के बाद वो 0.5 या 1 डिग्री थोड़ा बढ़ा मिलेगा। तो अगर 97 आ रहा है तो 97.5 या 98 डिग्रीज आपको मिलेगा। तो अगर आपको वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर दिख रहा है, उससे आपका ओव्यूलेशन जो है वो कंफर्म हो जाता है कि ओव्यूलेशन हुआ है। यूजुअली जो ये राइज इन टेम्परेचर हमें दिखता है, ये 3 डेज बाद दिखता है ओव्यूलेशन के, 3 डेज बाद। ठीक है, तो ओव्यूलेशन कंफर्म करने के लिए ये अच्छा मेथड है। बस इसका ड्रॉबैक है कि आपको डेली लेना पड़ता है और एक ही टाइम पे लेना पड़ता है। तो किसी रीज़न से आप टेम्परेचर नहीं ले पा रहे, क्योंकि सब तो नहीं ले पाते ना, हम बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो आप दूसरे मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं वुमेन, है ना, दूसरे। और इसके अलावा आजकल बहुत जो पॉपुलर चल रही हैं ओव्यूलेशन किट्स चल रही हैं, आपने सुना होगा, ओव्यूलेशन किट्स आती हैं बहुत सारी कंपनीज़ की। उसमें बेसिकली वुमेन को क्या करना होता है, यूरिन का ड्रॉप डालना होता है, तो वो एक आपको प्रिडिक्ट करके बता देता है कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं।
जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट Pregnancy में जैसे किट test यूज़ करते करते हैं, हैं, हाँ, सेम वैसी किट आती है। तो अगर डबल लाइंस आ रही हैं तो ओव्यूलेशन हुआ है, सबका अपना अपना रहता है कि कैसे वो प्रिडिक्ट करती हैं। बट इसमें एक ड्रॉबैक है ओव्यूलेशन किट्स में। बहुत सारी वुमेन करती हैं, मेरी कोचिंग में भी आती है कि मैम हम ओव्यूलेशन किट कर रहे हैं लेकिन उसमें तो पॉजिटिव ही नहीं आ रहा, तो बहुत स्ट्रेस में चली जाती हैं कि हमारा तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा। लेकिन ये इतनी एक्यूरेट नहीं होती हैं, दे आर नॉट 100% एक्यूरेट। वो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव देती हैं। तो मैंने बहुत बार देखा है कि किट में पॉजिटिव नहीं है लेकिन जब अल्ट्रासाउंड में जाती हैं करवाने तो ओव्यूलेशन हो रहा होता है। तो किट्स पे 100% रिलाई नहीं करना है। ओके। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अपना एक बार चेक करना है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, तो आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हो, जिसको हम फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। इसमें डॉक्टर आपको सर्टेन डेज ऑफ साइकिल पे बुलाते हैं और वो चेक करते हैं कि आपका एग रप्चर हो रहा है या नहीं। ये भी एक तरीका है। एंड लास्ट एक तरीका है ब्लड टेस्ट के थ्रू। आप एक ब्लड टेस्ट करवाइए, जो मैं आपको प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बोल रही थी। हाँ। तो 7 डेज बिफोर योर नेक्स्ट पीरियड आप अपना प्रोजेस्टेरॉन लेवल टेस्ट कराइए। अगर प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यूज़ नॉर्मल आती हैं तो वो इंडिकेट करती हैं कि इस लेडी का ओव्यूलेशन हुआ है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू कम है तो फिर उससे हमें पता लगता है कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे एक वुमेन अपना ओव्यूलेशन कंफर्म कर सकती है और ट्रैक कर सकती है। और दूसरा सवाल आपका कि ऐसे क्या डाइट के थ्रू हम ओव्यूलेशन पे काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में सारे हार्मोन्स आपके बैलेंस्ड हैं, आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, तो डेफिनेटली डाइट के थ्रू हम ओव्यूलेशन पे काम कर सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, एनओव्यूलेटरी साइकिल हम बोलते हैं। एनओव्यूलेटरी साइकिल मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रहे बट पीरियड्स आ रहे हैं, तो वुमेन को पता ही नहीं चलता है। तो स्कैन में हमें पता चलता है कि इस लेडी का ओव्यूलेशन नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, और डाइट में मैं आपको आज 5 चीज़ें बता देती हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर ये वो 5 चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेना, आई एम श्योर कि वो नेचुरली ट्राई कर रहा है या किसी भी ट्रीटमेंट से कर रहा है, वो 100% सक्सेसफुल होगा। अब कंसिस्टेंसी उसकी है कि वो कितना इसको फॉलो कर पाता है। तो कौन सी 5 चीज़ें उसको लेनी है? बताइए। एक तो उसको लेने हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। जितनी भी तरह की लोकली सीजनली अवेलेबल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो ले। इनफैक्ट अगर कलरफुल वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं तो भी अच्छा है। मोर द कलर इन योर प्लेट बेटर योर हेल्थ विल बी। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो आपको लेनी है, दाल। आप जितनी तरह की पल्सेस लो, राजमा, चना, ये सब दालें आपको डिफरेंट, मूंग दाल, ये भी आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तीसरी चीज़ जो आपको लेनी है, नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स जैसे आपके वॉलनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, ब्राज़ील नट हो गया। सीड्स में आपके डिफरेंट तरह के पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब आपको लेना है। ठीक है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल, नट्स एंड सीड्स। इसके अलावा आपको लेने हैं प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में जैसे आप कर्ड, बटर मिल्क। ठीक है। प्रीबायोटिक्स में बेसिकली आपको अनियन, आपके होल ग्रेन्स हो गए जैसे डिफरेंट तरह के, ओट्स हो गया, ये सब आपकी गट हेल्थ को प्रमोट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको लेने हैं। इसके अलावा आपको हाइड्रेशन अपना अच्छा रखना है। अगर आपको पानी नहीं आप सफिशिएंट अमाउंट में ले रहे हो, तो फिर इससे भी क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस भी आपका इम्पैक्ट होता है, आपके हार्मोन्स भी हैं जो वो इम्पैक्ट होते हैं, ओवरऑल हेल्थ आपकी इम्पैक्ट होती है। तो आप ओवरऑल बॉडी को जब आप सपोर्ट करते हो तो आप ओव्यूलेशन को सपोर्ट करते हो, फर्टिलिटी को सपोर्ट करते हो, एग क्वालिटी को सपोर्ट करते हो। सो यदि कोई IUI या IVF ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो जी। उनको क्या प्रिपरेशंस नीडेड होते हैं? जी, ये एक्चुअली बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो सोचते हैं कि IUI या IVF अगर हम करवाएंगे तो 100% चांस है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि IUI का सक्सेस रेट 10 से 30-40% ही रहता है, और IVF का सक्सेस रेट भी 50 से 60% रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड अदर फैक्टर्स, राइट। तो अगर हम अपनी बॉडी को एज अ कपल प्रिपेयर करते हैं बिफोर गोइंग फॉर एनी ट्रीटमेंट, जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कर रहे थे ना, सेम हमको IUI और IVF के लिए भी अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो उससे क्या होगा कि आपके चांसेस जो हैं वो ट्रीटमेंट के साथ सक्सेसफुल होने के वो बढ़ जाएंगे। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है? बेसिकली हमें किन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है? एग क्वालिटी पे, स्पर्म क्वालिटी पे, क्योंकि ये तो नॉन नेगोशिएबल है। कोई भी ट्रीटमेंट आप कराओ ये तो मैटर करते ही करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको फीमेल की ओवरऑल बॉडी पे उसके यूट्रस को सपोर्ट करना है। जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हो तो उसमें आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं,
है ना, हार्मोनल मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स, तो उससे आपके थोड़े लिवर पे भी लोड आता है, तो उसके लिए आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है कि बॉडी वो सब ट्रीटमेंट को थोड़ा सा बियर कर पाए, स्ट्रॉन्ग रहे। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें सबसे पहले इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में, गुड प्रोटीन डाइट आपको लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर किसी का वेट 50 kgs है तो उसको मिनिमम 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली लेना है, तो 1 ग्राम पर kg जो प्रोटीन का आपका इंटेक होना चाहिए हर पर्सन का। तो ऐसे ही कोई भी कपल अगर प्रिपेयर कर रहा है तो उसे अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है। दूसरा उसे कार्बोहाइड्रेट्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरा तो वेट इतना है, मुझे कार्ब्स नहीं लेने हैं, मुझे बस प्रोटीन डाइट और ऐसा नहीं। आपको फर्टिलिटी के लिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, तो आपको कार्ब्स भी लेने हैं। हाँ, ये नहीं मैं बोलूँगी कि आप बहुत ऐसे कार्ब्स लो जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं जो एकदम से रैपिड इंसुलिन स्पाइक करते हैं, वो नहीं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको लेने हैं, तो जैसे आप मिलेट्स ले सकते हैं, आप किनुआ ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, कट्टू का आटा आता है, ये सब डिफरेंट तरह के आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है अपनी डाइट में इंक्लूड रखिए। उसके बाद आपको गुड फैट्स लेने हैं। आप नट्स जो आप ले रहे हो, आप ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हो, अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो वो ज़्यादा बेटर है, घी यूज़ करो, मस्टर्ड यूज़ करो, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो, रिफाइंड ऑयल्स मत यूज़ करो, वर्जिन ऑयल आप यूज़ करो, तो वो भी आपकी इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करते हैं, ठीक है। तो आपके प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए। इसके अलावा हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी फोकस करना है। आपका विटामिन सी, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा आपके विटामिन्स हो गए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इन सब जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी डाइट में जो हम इंक्लूड करते हैं, आपके होल ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और आपके नट्स एंड सीड्स हो गए। तो ये जब हम 4-5 फूड का कॉम्बिनेशन अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करते हैं तो हमारे जितने भी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी को और डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉमन है, B12 कॉमन है स्पेशली वेजिटेरियंस को, तो उनमें हमें सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। सप्लीमेंट्स हम दे देते हैं उनकी वैल्यूज़ देख के, तो उससे भी जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो जाती है एंड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो IUI और IVF का सक्सेस रेट बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपको माइंडसेट पे भी काम करना है। सिर्फ डाइट तो चलो एक एस्पेक्ट है ही है, बट हम इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो माइंडसेट पे जब आप काम करते हो, प्रिपेयर करते हो अपनी बॉडी को इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर स्ट्रेस, मैनेजिंग योर वर्क लाइफ बैलेंस, तो आपके और चांसेस बढ़ते हैं। तो इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अब मेडिटेशन सबको सूट नहीं करता, हर कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता, तो उनको एक ऐसी हॉबी फाइंड करनी है जिससे उनको थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिले, जैसे पेंटिंग, म्यूज़िक, रीडिंग गुड बुक्स, वॉचिंग गुड शोज़। तो उससे क्या होगा कि जब उनका स्ट्रेस लेवल मैनेज होगा तो अपने आप आउटकम जो है, कॉर्टिसोल लेवल्स कम होंगे, तो उससे आपका आउटकम जो है ट्रीटमेंट का वो बढ़ेगा। एंड हाइड्रेशन, एज आई सेड, बिकॉज इतने सारे हार्मोनल मेडिकेशन आप ले रहे हो तो हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ताकि किडनी जो है टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर सके बॉडी से। तो ये सारे जो प्रेपरेशंस हैं वो एक कपल को बिफोर IVF एंड आफ्टर IVF, एंड आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड मोटिवेट ऑल द कपल्स कि बिफोर गोइंग फॉर एनी ट्रीटमेंट 3-4 महीने पहले आप ये सब करो, तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। जी, ग्रेट। अच्छा, जैसे किसी का IVF ट्रीटमेंट भी फेल हो गया जी, देन फिर क्या रास्ते रहते हैं या क्या? देखिए यूजुअली तो हम IVF को ऑलमोस्ट एक लास्ट ट्रीटमेंट कंसिडर करते हैं, बिकॉज अभी तक IVF से ऊपर कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है। IVF भी ना एक्चुअली इसमें भी 2 एस्पेक्ट्स हैं। या तो आप अपने एग्स और अपने स्पर्म से करवा रहे हो, अपने एग मतलब समझ गए, वाइफ का एंड wife and हस्बैंड husband का, हाँ। लेकिन अगर क्वालिटी इश्यूज हैं वाइफ में एंड हस्बैंड में, ठीक है, तो उसमें फिर हम ले सकते हैं डोनर को कंसिडर कर सकते हैं। एक तो ये एस्पेक्ट रहता है कि डोनर एग और आप डोनर स्पर्म से अटेम्प्ट करके देखो IVF, तो चांसेस रहते हैं कंसीव। बट अब इसमें एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो मेरे जीन्स ही नहीं है, तो ये एक डिफरेंट डिस्कशन है, इसको हम बहुत लंबा खींच सकते हैं। इसमें भी मेरा बहुत बड़ा व्यू पॉइंट रहता है जो मैं कपल्स को काउंसिल करती हूँ कि आप कैसे इस चीज़ से टैकल कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं आपके क्वेश्चन पे रहना चाहूँगी। तो इसमें यह है कि एक तो डोनर ले सकते हैं, दूसरा अगर फीमेल की बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है, एज इज़ ऑल्सो क्राइटेरिया, एज के साथ भी IVF का आउटकम कम होता है, तो सरोगेसी कंसिडर कर सकते हैं।
अब इंडिया में सरोगेसी लॉज हैं, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी आती है जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना होता, मतलब इट इज़ डन एज अ गुड डीड, राइट, लेकिन आपको उसका कवर करना होता है, इंश्योरेंस एंड हेल्थ एक्सपेंस एंड जो भी ट्रीटमेंट का है पार्ट, प्रेगनेंसी, वो सब आपको कवर, तो सरोगेसी कैन बी कंसिडर्ड। लेकिन कुछ ऐसे कपल्स हैं जो यंग ही हैं एंड फिर भी आईवीएफ फेल हो गया, सो आई वुड एडवाइज देम कि आप थोड़ा ब्रेक लो, यू शुड टेक सम ब्रेक, ठीक है, आप रिफ्लेक्ट करो कि क्या चीज़ें थी जो हमसे मिस हो गई, अपनी रिपोर्ट्स को एनालाइज करवाओ, आप एक सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हो कि हमारी रिपोर्ट्स में कोई ऐसा एस्पेक्ट तो नहीं है जो मिसिंग है ना। कई बारी कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, कई बारी कोई यूट्रस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल इशू है, हिस्टेरोस्कोपी करवा के देखते हैं, मतलब फर्दर चेकअप आप एक सेकेंड ओपिनियन के थ्रू करवा सकते हो जिसकी वजह से आपका आईवीएफ फेल हो गया। अच्छा, इसका कोई एज भी है, एक एज लिमिटेशन होता होगा? जी जी, यूजुअली तो आई थिंक इंडिया में अब एक आई थिंक 50 से बिलो ही अब आप आईवीएफ करवा सकते हो, उससे ज़्यादा आई थिंक नहीं करवा सकते हो। तो अभी रिसेंटली आया था कि वो एक फेमस सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, उनकी मदर का भी आईवीएफ के थ्रू हुआ, जब उनकी डेथ हो गई तो उन्हें सेकंड बेबी किया। अच्छा, हाँ, तो वो भी इंडिया में नहीं, उन्होंने बाहर से ही करवाया था बिकॉज इंडिया में इट इज़ नॉट अलाउड। तो क्योंकि एक तो सक्सेस रेट भी कम हो जाता है एंड विद फिर एजिंग पेरेंट्स कैसे उस बेबी को टेक केयर कर पाएंगे, तो इसीलिए, और वुमेन बॉडी भी केपेबल नहीं है, एक सर्टेन एज के बाद रिस्क भी बढ़ता है, एक तो जेनेटिक डिफेक्ट्स होने का इन द बेबी, सेकंड वुमेन का भी आप डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस होने का रिस्क बढ़ता है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी अगर सिजेरियन हो रहा है, तो ये सब जो चैलेंजेस है, इसीलिए आईवीएफ भी एक सर्टेन एज तक ही आप करवा सकते हैं। ओके जी, एंड मैं एडवाइस दे रही थी कि क्या कपल्स को करना चाहिए अगर आईवीएफ फेल हो जाता है, तो आपको एक ब्रेक लेनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए अपनी रिपोर्ट्स को, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ड्रेनिंग फॉर द कपल्स। वो फिजिकली भी ड्रेनिंग है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। आप पैसा भी तो लगा रहे हो ना ट्रीटमेंट में, अगर आपने 2-2.5 लाख लगाया है आईवीएफ में और एकदम से सक्सेस नहीं मिला तो आप दोबारा से कैसे करोगे। तो आप ब्रेक लो, रिफ्लेक्ट करो चेंजेस के ऊपर, एंड मीनवाइल आप नेचुरली ट्राई करते रहो। ठीक है, कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है ब्लॉक ट्यूब्स हैं, नहीं हो पा रहा, बट आई वुड एडवाइस कि आप नेचुरली, यू नेवर नो हाउ मिरेकल्स अनफोल्ड देमसेल्व्स। और अगर आपने अपनी डाइट पे काम किया है, लाइफस्टाइल पे काम किया है, योगा किया है, तो डेफिनेटली कई बारी बॉडी अपने आप ही कंसीव। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो हमने नोटिस किया है, बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो फर्स्ट टाइम नहीं कंसीव कर पाए नेचुरली, आईवीएफ कराया, लेकिन सेकेंड टाइम उन्होंने नेचुरली कंसीव कर लिया क्योंकि उनको स्ट्रेस नहीं था, देवर ओके, देवर ईटिंग हेल्दी। तो ये चीज़ें काम करती हैं, बट आपको अपना जो वर्थ है बॉडी का वो प्रेगनेंसी से नहीं कंपेयर करना चाहिए, स्पेशली एक वुमेन को। उसको सिर्फ वो करना चाहिए जो सही है उसकी बॉडी के लिए, और उसके बाद जो भी आउटकम आएगा, क्योंकि फीमेल बॉडी इज़ मेंट टू कंसीव। अगर गॉड ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है वो इसीलिए दिया है ना, कंसीव करने के लिए, एक सर्टेन टाइम पीरियड में। उसका भी टाइम पीरियड है, गॉड ने भी एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही पीरियड्स आते हैं फीमेल्स को, उसके बाद बंद हो जाते हैं, तो वो इसीलिए दिया आपको। लेकिन आपको राइट एफर्ट लगाना है राइट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ते हैं। सो ग्रेट एडवाइस, आपने अच्छी चीज़ें बताई लोगों को। मुझे तो मतलब कुछ चीज़ें मेरे लिए ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी जी। सो इसको यदि अपन कंक्लूड करते हैं तो एक लास्ट मैसेज आप ऑडियंस को या व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे आप? बिल्कुल लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि आप लोगों, ऐसा नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकते हो, मतलब देयर मस्ट बी सम मिसिंग एलिमेंट इन योर जर्नी, और वो आपको आइडेंटिफाई करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो आप यू सीक सपोर्ट। जब मैं इस जर्नी में थी मेरे पास सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब के टाइम में यू हैव सपोर्ट अवेलेबल। अब तो इतना सारा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट डलता है यूट्यूब पे, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, आप एजुकेशन लो, अवेयरनेस क्रिएट करो, बट जेन्युइन सोर्सेज से करो। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो मतलब मीनिंगलेस बातें करते हैं कि आप योगा करोगे तो आपकी ब्लॉक ट्यूब्स ओपन हो जाएंगी, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आप एक वेरीफाइड जिसकी साइंटिफिक एविडेंस है उनसे एजुकेशन लो, अवेयरनेस लो, सेकेंड ओपिनियन लो, फर्टिलिटी कोचेस का सपोर्ट ले सकते हो वो लो, अपनी रिपोर्ट्स को स्टडी करो, एंड डेफिनेटली अगर आप वो मिसिंग एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी जर्नी में तो डेफिनेटली आप कंसीव कर सकते हो। एंड एज आई सेड कि कंसेप्शन आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करता, लाइफ में और चीज़ें भी हैं जिन पे आपको फोकस करना है, अपने रिलेशनशिप पे विद योर हस्बैंड, अपनी खुद की लाइफ पे, अपनी हॉबीज़ पे। तो जब आप एक बैलेंस क्रिएट करते हो इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ तो डेफिनेटली आई थिंक गॉड इज़ वेरी काइंड, तो वो मिरेकल्स करते हैं एंड यू विल बी एबल टू कंसीव सोन।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये हमारा एपिसोड आज हम यहाँ समाप्त करते हैं, और यदि आप लोगों के कोई भी सवाल हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इसमें शेयर करेंगे, सो आप डायरेक्टली उनसे भी अपने सवालों को बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। सो नमस्ते मैम, धन्यवाद, थैंक यू।